नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के बारे में आपको बता रहे थे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसी पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम राष्ट्रीय आय में ना शामिल होने वाले मद। राष्ट्रीय आय में ना शामिल होने वाले कुछ मद तथा इनके इतिहास के बारे में बताएंगे। एक कोड है दोस्तों, कोड है TCS-FI। TCS-FI टी का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट, सी का मतलब होता है कैपिटल, एस का मतलब सेकेंड हैंड सेल, एफ का मतलब फैमिली एक्टिविटी, आई का मतलब होता है इनलीगल। ये सभी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाले मद हैं दोस्तों। ट्रांसफर पेमेंट यानी हस्तांतरित भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों हस्तांतरित भुगतान, जैसे उपहार और लॉटरी की। इन चीजों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है या ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाते। दूसरा है सी कैपिटल यानी पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाता। जैसे यदि हमने जमीन सन 2018-20 में खरीदा और उसे 24-25 में बेचा, तो बेचे गए जो जमीन का जो बेचा गया फायदा है वही है पूंजीगत लाभ। मान लीजिए हमने 10 लाख में जमीन खरीदी और उसको 20 लाख में बेची, तो वहां 10 लाख का जो फायदा है दोस्तों वही पूंजीगत लाभ है। यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। नहीं, इसके बाद यस सेकेंड हैंड सेल यानी दूसरी बार बेचने पर कोई भी चीज हो सेकेंड हैंड हो जाती है, दूसरी बार बेचने पर, वह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। फैमिली एक्टिविटी यानी घरेलू कार्य, घर का जो कार्य है दोस्तों इससे संबंधित जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। इनलीगल यानी अवैध तरीके से जो पैसे कमाते हैं, जुआ में आदि में अवैध तरीके से पैसा जो कमाते हैं लीगल में, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। तो राष्ट्रीय आय में ना शामिल होने वाले मद यही हैं दोस्तों, ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल, सेकेंड हैंड सेल, फैमिली एक्टिविटी और इनलीगल। ये चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ इतिहास, राष्ट्रीय आय का कुछ इतिहास पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन दोस्तों 1931 ईस्वी में BKRB राव ने किया था। राष्ट्रीय आय का जहां सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, वही राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन 1931 में BKRB राव ने किया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। यह राष्ट्रीय आय। आइए देखते हैं दोस्तों सदस्य पे चर्चा करते हैं। तो उस समय सदस्य थे गाडगिल पहले, BKRB राव दूसरे, दो उसमें सदस्य थे राष्ट्रीय आय के। और उस समय राष्ट्रीय आय के सलाहकार थे साइमन कुजनेट्स सलाहकार थे राष्ट्रीय आय के। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक। राष्ट्रीय आय में ना शामिल होने वाले कारक हमने देखे थे दोस्तों, जैसे ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल, सेकेंड हैंड सेल, फैमिली एक्टिविटी तथा इनलीगल की वस्तुएं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी बहुआयामी, ये दोनों राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि दोस्तों, जैसे GDP प्लस प्रति व्यक्ति आय बढ़ना,
आर्थिक विकास में जीडीपी प्लस प्रति व्यक्ति आय प्लस जीवन स्तर बढ़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि का बढ़ना, ये भी सभी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा है सतत विकास, तीसरा है सतत विकास और चौथा है जीवन स्तर। सतत विकास में दोस्तों जैसे बृहद नीति और सूक्ष्म नीति, ये दोनों सतत विकास में आ गई। और जीवन स्तर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक शब्दावली एवं कुछ आर्थिक आंकड़े। आर्थिक शब्दावली एवं आर्थिक आंकड़े की अगर बात की जाए तो पहला है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन क्या है? मेल्ट डाउन का मतलब है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट को ही मेल्ट डाउन कहते हैं। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट को ही मेल्ट डाउन कहते हैं। अगला है स्लो डाउन। स्लो डाउन किसे कहते हैं? स्लो डाउन जीडीपी का आकार बढ़ता है तो लेकिन वृद्धि दर घटती है। जीडीपी का आकार बढ़ता है लेकिन वृद्धि दर घटती है, इसी को ही स्लो डाउन कहते हैं कि जीडीपी का आकार बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि घट रही है, ये स्लो डाउन है। जैसे जीडीपी सन 2017-18 में 131.79 लाख था और वृद्धि दर 7.2% था। 18-19 में 140 लाख है और वृद्धि दर 6.8% था। 19-20 में 147 लाख हुआ और वृद्धि दर 5% था। दोस्तों देखो, जीडीपी में तो वृद्धि हो रही, 131, 140, 147 पहुंच गया, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी जीडीपी में देखो वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि दर, इसमें आकार तो बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि दर देखो घट रही, 7.2, 6.8, 5%, देखो घट रहा है लगातार। इसी को ही स्लो डाउन कहते हैं। मंदी, अगला है मंदी, रिसेशन। मंदी रिसेशन का मतलब यही है दोस्तों, यदि जीडीपी की वृद्धि दर लगातार, यदि जीडीपी की वृद्धि दर लगातार 2 तिमाहियों के लिए ऋणात्मक होती है, 2 तिमाहियों के लिए ऋणात्मक होती है तो उसे मंदी कहते हैं। मंदी, यदि जीडीपी की वृद्धि दर लगातार 2 तिमाहियों के लिए ऋणात्मक होती है तो उसे ही मंदी कहते हैं। जैसे अप्रैल जून में और जुलाई सितंबर में, देखो इसमें 2 तिमाही की बात हो रही है, अप्रैल मई जून। इस तिमाही में देखो दोस्तों -23.9% ऋणात्मक है, देखो इसमें लगातार। और जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें भी -8.6% आया है। इसी को ही कहते हैं कि यह मंदी रिसेशन है। जीडीपी की वृद्धि दर लगातार 2 तिमाहियों में ऋणात्मक हो रही है दोस्तों, यह इसी को ही मंदी रिसेशन कहते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है तो इसी को ही कहते हैं। इसके बाद देखा जाए, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य की बात की जाए तो गोवा और सिक्किम है। दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं। जीडीपी में सर्वाधिक दर, जीडीपी में सर्वाधिक दर सन 2006-07 के बीच में हुआ है, 9.6%। जीडीपी में सर्वाधिक दर 6-7 के बीच में है, 9.6%। सर्वाधिक राष्ट्रीय आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सन 2007-08 में देखने को मिला था। सर्वाधिक राष्ट्रीय आय या सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सन 2007-08 में। सर्वाधिक बचत दर दोस्तों भी 7-8 में ही देखने को मिला था।
तथा सर्वाधिक जीडीपी की वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। सर्वाधिक जीडीपी की वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। बिहार की राज्य जीडीपी वृद्धि दर सर्वाधिक है। बिहार राज्य की जीडीपी वृद्धि दर दोस्तों सर्वाधिक है। यही है दोस्तों राष्ट्रीय आय की कुछ मद और आर्थिक शब्दावली। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।